सोचिए एक ऐसी सल्तनत जहां जमीन के नीचे इतना सोना दबा हो कि उसे गिनने की भी हिम्मत न बचे। मिडिल अर्थ के पूरब में बसा इरेबोर यानी द लोनली माउंटेन बौनों की ऐसी ही एक रियासत थी। यहाँ के बौने खनन में इतने उस्ताद थे कि उन्होंने पहाड़ के अंदर से चांदी, हीरे और सोने के इतने बड़े भंडार निकाल लिए थे कि उनका राजा थ्रोर पूरे मिडिल अर्थ का सबसे रईस बादशाह बन गया। और फिर एक दिन खुदाई करते करते बौनों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसकी चमक बाकी हर चीज को फीका कर देती थी, आर्किनस्टोन। राजा थ्रोर ने इसे अपने तख्त के ठीक ऊपर टांग दिया, मानो यह उसकी ताकत का ऐलान हो। पर यहीं से असली मुसीबत की शुरुआत होती है, क्योंकि जितना सोना बढ़ता गया, राजा के दिमाग में लालच उतना ही गहरा उतरता गया और वो एक बहुत पुरानी सच्चाई भूल बैठा। सोने की खुशबू सिर्फ इंसानों और बौनों को नहीं लुभाती, वह मीलों दूर बैठे ड्रैगन को भी बुला लेती है। और वही हुआ। एक पीली सुर्ख आंखों वाला, आग उगलता विशालकाय ड्रैगन स्मॉग इरेबोर के सोने की गंध सूंघते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ चला। रास्ते में सबसे पहले उसने पहाड़ के दामन में बसे इंसानी कस्बे डेल को निशाना बनाया और चंद मिनटों में पूरा शहर आग का समंदर बन गया। इसके बाद स्मॉग सीधा इरेबोर के भारी पत्थर वाले फाटक पर टूट पड़ा। बौनों की सेना ने कमर कस ली, तलवारें और ढालें लेकर दरवाजे पर डट गए। लेकिन एक ड्रैगन की आग के आगे इंसानी हथियार बस पिघलती धातु बनकर रह गए। थ्रोर का पोता थोरिन, जो अभी सिर्फ एक जवान राजकुमार था, अपनी प्रजा को बचाने के लिए दौड़ा, मगर तब तक स्मॉग खजाने के कमरे तक पहुंच चुका था। और राजा थ्रोर अपनी जान बचाने के बजाय सोने के उस ढेर में गिरे आर्किनस्टोन को ढूंढने में अटका रहा। आखिरकार जब कुछ न बचा तो बौनों को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा, बेघर, बेबस और पूरी तरह तबाह। जब ये बचा खुचा काफिला पहाड़ से बाहर निकला तो उन्होंने ऊपर एक चट्टान पर एल्व्स की एक विशाल फौज खड़ी देखी। इनके राजा थ्रंदुएल कभी बौनों के साथी माने जाते थे, लेकिन आग की उस लपट को देखकर थ्रंदुएल ने मदद के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि चुपचाप पीठ फेरकर अपनी सेना वापस मोड़ ली। उस एक पल ने थोरिन के मन में एल्व्स के लिए ऐसी कड़वाहट भर दी जो सालों बाद भी नहीं धुलने वाली थी। घर छिन जाने के बाद भी बौनों की किस्मत ने पीछा नहीं छोड़ा। नई पनाहगाह की उम्मीद में वे अपनी एक और पुरानी सल्तनत मोरिया जा पहुंचे, लेकिन वहां का हाल और बुरा निकला। दरवाजों के पीछे पहले से ही ऑर्क्स की एक खूंखार फौज डेरा जमाए बैठी थी, जिसकी अगुवाई कर रहा था अजॉग द डिफाइलर, एक दैत्याकार, बर्फीली सफेद चमड़ी और पीली आंखों वाला ऑर्क, जिसने कसम खा रखी थी कि थ्रोर के खानदान का नामो निशान मिटा देगा। मोरिया के फाटक के बाहर एक खूनी जंग छिड़ गई। इसी अफरा तफरी में बूढ़े राजा थ्रोर आमने सामने आ गए अजॉग के। अजॉग ने एक ही भारी वार से बूढ़े राजा को घुटनों पर ला दिया, फिर बिना कोई रहम दिखाए अपनी तलवार के एक झटके से सिर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ सिर हवा में उछालकर अजॉग ने पूरे मैदान में अपनी दहशत का ऐलान कर दिया। ये मंजर देखकर थोरिन के अंदर जो बचा खुचा डर था वह वहीं जलकर राख हो गया। वह चीखता हुआ सीधा अजॉग की तरफ दौड़ पड़ा। अजॉग ने इस जवान बौने को मामूली समझकर मजाक उड़ाया और एक ही वार में उसकी तलवार और ढाल दोनों उड़ा दी। थोरिन अब बिल्कुल खाली हाथ था और मौत उसके सामने खड़ी थी। मगर ठीक उसी पल थोरिन की नजर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई ओक की मोटी डाल पर गई। उसने बिजली की फुर्ती से उसे उठाया और ढाल की तरह आगे कर लिया। अजॉग ने जैसे ही उसका सिर उड़ाने के लिए हथियार घुमाया, थोरिन ने वह वार उसी लकड़ी की ढाल पर रोक लिया और उसी पल झुककर जमीन पर पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा ली। इससे पहले कि अजॉग संभल पाता, थोरिन ने पूरी जान लगाकर एक ऐसा वार किया कि अजॉग का बायां हाथ कंधे से कटकर दूर जा गिरा। दर्द से बिलबिलाता अजॉग अपने ही सैनिकों के सहारे मोरिया के अंधेरे में वापस घसीटा गया और उसकी बाकी फौज मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस दिन के बाद से पूरे मिडिल अर्थ में थोरिन को एक नए नाम से जाना जाने लगा, थोरिन ओकनशील्ड। लेकिन जिस अजॉग को सबने मरा हुआ मान लिया था, वह असल में सिर्फ अंधेरे में छिप गया था और उसके सीने में सुलगती नफरत की आग आने वाले वक्त में थोरिन का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इस खूनी अतीत के कई बरस बाद कहानी अब हमें मिडिल अर्थ के एक बिल्कुल अलग, शांत और हरे भरे कोने में ले चलती है, जहां एक बेहद मामूली सी जिंदगी जी रहे एक छोटे कद के जीव के दरवाजे पर आने वाला था वह मोड़ जो उसे इसी खूनी इतिहास से जोड़ने वाला था। कहानी अब हमें ले चलती है मिडिल अर्थ के एक बिल्कुल सुकून भरे इलाके में, जिसे शायर कहा जाता है। यहाँ हरी भरी पहाड़ियों के बीच जमीन के अंदर बने प्यारे प्यारे गोल दरवाजों वाले घरों में रहते हैं छोटे कद के हॉबिट्स, जिन्हें अच्छे खाने, आराम और शांति के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। इन्हीं में से एक था बिल्बो बैगिंस, जो अपने आरामदायक घर बैग एंड में बैठकर पूरी तरह संतुष्ट जिंदगी जी रहा था। एक शांत सुबह बिल्बो अपने दरवाजे के बाहर बैठा पाइप पी रहा था कि तभी सामने एक लंबा भूरे कपड़ों में लिपटा, नुकीली टोपी पहने बूढ़ा जादूगर आ खड़ा हुआ। यह था गैंडोल्फ द ग्रे, मिडिल अर्थ के सबसे ताकतवर जादूगरों में से एक। गैंडोल्फ ने बिल्बो से सीधा कह दिया कि वह किसी ऐसे साथी की तलाश में है जो उसके साथ एक बड़े एडवेंचर पर निकले, और यहीं से बिल्बो का चेहरा उतर गया। एडवेंचर शब्द सुनते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो, क्योंकि उसके हिसाब से एडवेंचर का मतलब था वक्त पर खाना न मिलना और जान का खतरा मोल लेना। उसने गैंडोल्फ को साफ मना कर दिया और जल्दी से घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन गैंडोल्फ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी से दरवाजे पर एक हल्का सा जादुई निशान बना दिया, ऐसा निशान जो साफ बता देता था कि इस घर में कोई खास मेहमान
आने वाला है। उसी शाम जब बिल्बो अपने लिए एक जायकेदार डिनर तैयार करके अभी बैठा ही था, दरवाजे की घंटी बज उठी। बिल्बो को लगा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था एक भारी दाढ़ी वाला बौना, ड्वालिन, जो बिना किसी इजाजत के सीधा अंदर घुसकर किचन की तरफ बढ़ गया और बिल्बो का बना हुआ सारा खाना चट करने लगा। बिल्बो अभी संभला भी नहीं था कि दोबारा घंटी बजी और इस बार एक और बुजुर्ग बौना, बालिन, अंदर दाखिल हो गया। और फिर तो जैसे बिल्बो के दरवाजे पर बौनों का तांता ही लग गया। फिली, किली, बोफुर, बॉम्बर और बाकी पूरी टोली एक के बाद एक उसके छोटे से घर में घुसती चली गई। देखते ही देखते बिल्बो की अलमारियां खाली होने लगी। मांस, पनीर, बियर, सब कुछ मेज पर सज गया और घर में गाने बजाने का शोर शुरू हो गया। बिल्बो हैरान परेशान इधर उधर भाग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका शांत घर अचानक एक होटल कैसे बन गया। इसी हंगामे के बीच जब आखिरकार सन्नाटा छाया तो दरवाजे पर 3 भारी दस्तकें सुनाई दी। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। गैंडोल्फ ने गंभीर आवाज में कहा कि वह आ चुका है। दरवाजा खुला तो सामने खड़ा था एक रौबदार, नीली आंखों वाला योद्धा, बौना, थोरिन ओकनशील्ड, इरेबोर का शहजादा और इस पूरी टोली का लीडर। थोरिन की मौजूदगी ही इतनी दमदार थी कि बिल्बो सहम सा गया। थोरिन ने बिल्बो को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए गैंडोल्फ से पूछा कि क्या ये छोटा सा दुकानदार जैसा दिखने वाला हॉबिट सच में उनकी खतरनाक यात्रा में किसी काम आएगा। उसे बिल्बो पर रत्ती भर भरोसा नहीं था, लेकिन गैंडोल्फ ने उसे याद दिलाया कि हॉबिट्स दिखने में जितने नाजुक लगते हैं, जरूरत पड़ने पर उतने ही हिम्मती साबित होते हैं। अब सारे बौने बिल्बो के बैठक कक्ष में आग के पास इकट्ठा हो गए और एक गंभीर मीटिंग शुरू हुई। बालिन ने मेज पर इरेबोर का एक पुराना नक्शा फैलाया जिस पर लोनली माउंटेन तक जाने का रास्ता बना था। गैंडोल्फ ने अपनी जेब से एक चमकती चांदी की चाबी निकालकर थोरिन को थमा दी। वही चाबी जो थोरिन के दादा ने मरने से पहले गैंडोल्फ को सौंपी थी और जो लोनली माउंटेन के एक ऐसे गुप्त दरवाजे को खोलती थी जिसे खुद स्मॉग भी आज तक नहीं ढूंढ पाया था। योजना साफ थी। बौने हजारों मील दूर पूरब में जाकर उस ड्रैगन से अपना घर और अपना सोना वापस छीनना चाहते थे। और इस मिशन में बिल्बो की भूमिका थी एक बर्गलर की, यानी एक चोर की, क्योंकि हॉबिट्स इतने हल्के कदमों वाले और खामोश होते हैं कि उनकी गंध और आहट किसी ड्रैगन को आसानी से महसूस नहीं होती। बालिन ने बिल्बो के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया, लेकिन जैसे ही बिल्बो ने उसमें लिखी शर्तें पढ़ी, खासकर वह लाइन जिसमें साफ लिखा था कि इस मिशन में उसकी मौत भी हो सकती है, उसके हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसने साइन करने से साफ इनकार कर दिया और वह बेहोश होते होते बचा। रात को सारे बौने मायूस होकर सो गए, यह मानकर कि यह हॉबिट उनके किसी काम का नहीं। सुबह होते ही बिना बिल्बो का इंतजार किए पूरी टोली चुपचाप निकल पड़ी। जब बिल्बो की नींद खुली और उसने खाली घर देखा तो अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उठने लगी। कुछ ही पलों में उसके मन में कुछ बदला और वह अनुबंध हाथ में थामे तेज कदमों से उनके पीछे भागा। मगर अभी तक यह साफ नहीं था कि वह उन्हें रास्ते में पकड़ भी पाएगा या नहीं, या यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और बिल्बो हांफते हांफते आखिरकार अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस टोली तक जा पहुंचता है। बालिन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यकीन था कि यह हॉबिट जरूर आएगा। थोरिन के चेहरे पर हैरानी तो थी, पर भरोसा अभी भी नहीं। अब यह पूरा काफिला जिसमें बिल्बो, बैगिंस, 13 बौने और जादूगर गैंडोल्फ शामिल थे, शायर की सरहदें पार करके मिडिल अर्थ के सुनसान और अनजान रास्तों पर आगे बढ़ चला। दिन भर सफर और रात होते ही किसी सुनसान पहाड़ी की छांव में आग जलाकर पड़ाव, यही उनका रोज का सिलसिला बन गया। एक रात फिली और किली, जिनकी जिम्मेदारी घोड़ों की देखभाल की थी, अचानक हड़बड़ा गए क्योंकि उनके 2 घोड़े गायब थे। जब उन्होंने जंगल की गहराई में झांका तो दूर एक अजीब सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। बिल्बो को साथ लेकर वे उस रोशनी की तरफ बढ़े और जो नजारा उनके सामने आया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने 3 विशालकाय बदशक्ल पत्थरीले ट्रोल्स आग के पास बैठे मेढ़े का मांस भून रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे कि रोज रोज एक जैसा खाना खाकर वे ऊब चुके हैं। बौनों के दोनों घोड़े एक बाड़े में कैद पड़े थे। फिली और किली ने बिल्बो से कहा कि चूंकि वह इस मिशन का बर्गलर है तो यही उसका पहला असली इम्तिहान है, चुपचाप जाकर घोड़ों को आजाद कराना। डर से कांपता बिल्बो जैसे तैसे ट्रोल्स के पास पहुंचा और बड़ी सावधानी से रस्सियां खोलने लगा। तभी उसकी नजर एक ट्रोल की पिछली जेब में रखे चाकू पर पड़ी जिससे रस्सियां आसानी से काटी जा सकती थीं। बिल्बो ने जैसे ही उस जेब में हाथ डाला, ट्रोल ने जोर से छींक मारी और बिल्बो हवा में उछलकर बाहर आ गिरा। ट्रोल्स हैरानी से इस अजीब से छोटे जीव को देखने लगे और आपस में बहस करने लगे कि इसका सूप बनाया जाए या भून कर खाया जाए। बिल्बो की चीख सुनकर झाड़ियों में छिपे बौने अब खुद को रोक नहीं पाए। थोरिन के इशारे पर सबने हथियार उठा लिए और ट्रोल्स पर टूट पड़े। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। बौने अपने छोटे कद का फायदा उठाकर ट्रोल्स की टांगों पर वार करने लगे, लेकिन उनकी मोटी खाल पर तलवारों का असर बहुत कम हो रहा था। इसी बीच 2 ट्रोल्स ने बिल्बो को दबोच लिया और धमकी दी कि अगर बौनों ने हथियार नीचे नहीं रखे तो वे इस हॉबिट को वहीं चीर देंगे। अपने साथी की जान बचाने के लिए थोरिन को मजबूरन तलवार जमीन पर फेंकनी पड़ी। अब सारे बौने बड़े बड़े बोरों में बंद कर दिए गए और कुछ को आग के ऊपर घुमाने वाली सींग पर लटका दिया गया ताकि उन्हें धीरे धीरे भुना जा सके। ठीक इसी नाजुक पल में बिल्बो के दिमाग में एक तरकीब कौंधी। वह जानता था कि ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है। धूप पड़ते ही वे पत्थर के बुत बन जाते हैं। बिल्बो ने ऊंची आवाज में उन्हें रोका और बहाने
खाने से समझाना शुरू किया कि बॉनो के शरीर के अंदर जहरीले कीड़े होते हैं और उन्हें कच्चा खाने से ट्रोल्स का पेट खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि पहले उनकी खाल उतारी जाए और मसाला लगाकर धीरे धीरे पकाया जाए। ये सुनकर ट्रोल्स आपस में बहस करने लगे कि किस मसाले का इस्तेमाल किया जाए, और ये बहस इतनी लंबी खिंच गई कि रात खत्म होने को आ गई। तभी एक ऊंची चट्टान पर गैंडोल्फ नमूदार हुआ। उसने अपनी लाठी से चट्टान पर वार किया। चट्टान के 2 टुकड़े हुए और सूरज की तेज पहली किरण सीधी ट्रोल्स के चेहरों पर जा पड़ी। देखते ही देखते तीनों ट्रोल्स चीखते हुए हमेशा के लिए पत्थर बन गए। बंधनों से आजाद होकर बॉनो ने बिल्बो की सूझबूझ की खूब तारीफ की, जिसने अपनी बातों से समय टालकर सबकी जान बचा ली थी। गैंडोल्फ को यकीन था कि इन ट्रोल्स की कोई गुप्त गुफा जरूर आसपास होगी, और तलाश करने पर उन्हें एक बदबूदार अंधेरी गुफा मिल भी गई, जहां सोने के सिक्के, बर्तन और इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। इसी कूड़े के बीच गैंडोल्फ की नजर कुछ खास तलवारों पर पड़ी, जो मिडिल अर्थ के पहले युग में एल्व्स के शहर गोंडोलिन में बनाई गई थीं। एक तलवार गैंडोल्फ ने थोरिन को दी, जिसका नाम ऑर्क्रिस्ट था, यानी ऑक्स की काल। दूसरी खुद अपने लिए रख ली, ग्लैमरिंग, और मिट्टी में दबी एक छोटी सी खंजर जैसी तलवार बिल्बो को मिली, जिसके बारे में गैंडोल्फ ने बताया कि यह कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि तब चमकने लगती है जब आसपास कोई ऑर्क मौजूद हो। अभी यह टोली गुफा से निकलकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि जंगल की झाड़ियों से एक अजीब सी सवारी की आहट आई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। गैंडोल्फ ने रिवेंडल में रुकते हुए लॉर्ड एलरॉन्ड को वह पुराना नक्शा दिखाया जो थोरिन के पास था, साथ ही ट्रोल्स की गुफा से मिली वे तलवारें भी। एलरॉन्ड इन हथियारों को पहचानते ही चौंक गए और बताया कि यह इतिहास की सबसे मशहूर तलवारों में से हैं, जिन्हें कभी ऑक्स के खिलाफ जंगों में इस्तेमाल किया गया था। फिर उन्होंने नक्शे को गौर से देखा और कहा कि इस पर जो रास्ता ऊपर से दिखता है वह तो हर किसी को नजर आ जाएगा, लेकिन इसमें एक और गुप्त लिखावट छिपी है जो सिर्फ खास हालात में ही उजागर होती है। एलरॉन्ड सबको एक खुली चट्टान पर ले गए, जहाँ चांद की तेज रोशनी सीधी पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने नक्शे को चांदनी के सामने रखा, उस पर धीरे धीरे चांदी जैसी चमकती हुई लिखावट उभरने लगी, मून रून्स। एलरॉन्ड ने उसका अनुवाद करते हुए बताया कि जब धूसर पत्थर के पास खड़े होकर देखा जाएगा और शरद ऋतु का आखिरी सूरज डूब रहा होगा, तभी डूरिन के दिन की आखिरी रोशनी में चाबी का असली छेद दिखाई देगा। ये सुनते ही थोरिन की उम्मीदें फिर से जाग उठीं, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वह गुप्त दरवाजा कब खुलेगा। लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया कि उनके पास वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि वह आखिरी दिन जल्द ही आने वाला था। उसी रात रिवेंडल की सबसे ऊंची मीनार पर एक बेहद गुप्त और अहम बैठक बुलाई गई, जिसे व्हाइट काउंसिल कहा जाता था। इसमें गैंडोल्फ के अलावा लॉर्ड एलरॉन्ड, जंगलों की रानी लेडी गैलाड्रियल और जादूगरों के सबसे बड़े नेता सारूमन द व्हाइट मौजूद थे। सारूमन का स्वभाव बेहद घमंडी था और वह गैंडोल्फ की बातों को अक्सर हल्के में लेता था। गैंडोल्फ ने काउंसिल के सामने वह काला खंजर रखा जो राडागास्ट डोल गुलदुर से लाया था, और यह दलील दी कि मिडिल अर्थ पर एक बार फिर अंधेरा फैल रहा है और सौरॉन की वापसी हो रही है। सारूमन ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ किसी मामूली चोर की चीज हो सकती है और बुराई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। एलरॉन्ड को भी चिंता थी, लेकिन उनकी फिक्र अलग थी। वे मानते थे कि बॉनो का यह मिशन कहीं सोए हुए ड्रैगन को जगा न दे और मिडिल अर्थ पर नई तबाही न ले आए। इसी बीच लेडी गैलाड्रियल ने गैंडोल्फ से मन ही मन बात की और उसे भरोसा दिलाया कि वह सही राह पर है। यह बैठक अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि थोरिन और उसके साथी बिना किसी को बताए चुपचाप रिवेंडल से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सारूमन को मौका मिला तो वह उनका यह पूरा मिशन ही रुकवा देगा। अब उनका रास्ता मिडिल अर्थ के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ी सिलसिले मिस्टी माउंटेन से होकर गुजर रहा था, जहां रास्ते बेहद तंग और खतरनाक थे। सफर के दौरान अचानक एक भयानक तूफान शुरू हो गया, लेकिन यह कोई मामूली तूफान नहीं था। दरअसल खुद चट्टानें चलना शुरू हो गई थीं। बिल्बो और बॉनो ने दहशत भरी आंखों से देखा कि पहाड़ों के विशालकाय पत्थर के दैत्य जाग चुके हैं और वे एक दूसरे पर टनों वजनी चट्टानें फेंक कर लड़ रहे हैं। पूरा पहाड़ हिल रहा था। एक दैत्य का भारी पैर बॉनो के बिल्कुल करीब आ गिरा, जिससे रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया और थोरिन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्बो को गिरने से बचाया। किसी तरह बचते बचाते सबने एक अंधेरी शांत गुफा ढूंढ ली और तूफान से बचने के लिए वहीं शरण ले ली। थकान से चूर होकर बॉने जल्द ही गहरी नींद में डूब गए, लेकिन बिल्बो की आंखें अभी भी खुली थीं। तभी उसे गुफा के फर्श में बनी मिट्टी की महीन दरारें हिलती हुई महसूस हुई। कुछ बहुत गड़बड़ था और उसके पास बालिन को जगाकर आगाह करने के लिए बस चंद पल ही बचे थे। बिल्बो ने जल्दी से बालिन को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा का पूरा फर्श अचानक एक विशाल जाल की तरह नीचे धंस गया और सारे बौने चीखते हुए एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरे। असल में यह कोई आम गुफा नहीं थी, बल्कि पहाड़ी ऑक्स, जिन्हें गॉब्लिन्स कहा जाता है, उनका बिछाया हुआ एक चालाक
खतरनाक जाल था। नीचे गिरते ही सैकड़ों बदसूरत खूंखार गॉब्लिन्स बॉनो पर टूट पड़े, उनके हथियार छीन लिए और उन्हें रस्सियों में जकड़ते हुए जमीन के भीतर बसे अपने डरावने शहर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी में बिल्बो किसी तरह उनके शिकंजे से फिसल गया, लेकिन गिरते वक्त एक गहरी खाई में जा गिरा और बेहोश हो गया, जिसकी वजह से गॉब्लिन्स की नजर उस पर नहीं पड़ी। जब बिल्बो को होश आया तो उसने खुद को एक नम, अंधेरी और सुनसान गुफा की जमीन पर पाया, जो ऑक्स की मौजूदगी की वजह से हल्की नीली रोशनी में डूबी हुई थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक अजीब सी हलचल दिखी। एक पीली आंखों वाला कमजोर और नंगा जीव किसी घायल गॉब्लिन पर झपट कर उसे मार रहा था। ये गोलम था। लड़ाई के बीच गोलम की जेब से एक छोटी सुनहरी अंगूठी छिटक कर जमीन पर जा गिरी, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। बिल्बो चुपचाप रेंगते हुए आगे बढ़ा और उस अंगूठी को उठाकर अपनी जेब में रख लिया, बिना यह जाने कि यह कोई मामूली गहना नहीं बल्कि सौरॉन की बनाई हुई वही अंगूठी थी जो पहनने वाले को नजरों से गायब कर देती थी। जब गोलम गॉब्लिन को मारकर पलटा तो उसकी नजर बिल्बो पर पड़ गई और वह भूखी निगाहों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद कुछ ऐसे हैरान करने वाले पल आए जब गोलम को अपनी सबसे कीमती चीज गायब मिलने का एहसास हुआ और वह गुस्से व सदमे में चीखने चिल्लाने लगा। इसी उलझन का फायदा उठाते हुए बिल्बो वहां से भागा। भागते भागते उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी पल उसकी जेब से वो अंगूठी उछलकर सीधा उसकी उंगली में फिट हो गई। जब बिल्बो उठा तो उसने पाया कि गोलम बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया, लेकिन उसे देख ही नहीं पाया। समझते देर नहीं लगी कि यह अंगूठी उसे अदृश्य बना देती है। इसी अदृश्यता का सहारा लेकर बिल्बो गोलम के पीछे पीछे चलता हुआ गुफा के मुहाने तक जा पहुंचा और आखिरी पल में एक लंबी छलांग लगाकर गोलम के ऊपर से गुजरते हुए बाहर निकल गया। इसी बीच गॉब्लिन्स के जमीन के नीचे बसे शहर में बाकी बॉनों को जंजीरों में जकड़कर उनके राजा गॉब्लिन किंग के सामने पेश किया जा चुका था। एक बेहद भारी भरकम बदसूरत गॉब्लिन जो अपने लकड़ी के तख्त पर बैठा बॉनो का मजाक उड़ा रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि इनमें थोरिन भी शामिल है, वह खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि अजॉग थोरिन के सिर के बदले भारी इनाम देने को तैयार बैठा है। उसने तुरंत एक संदेशवाहक को अजॉग तक खबर भेजने का हुक्म दिया। जैसे ही गॉब्लिन किंग ने बाकी सबको मार डालने का आदेश दिया, अचानक पूरे दरबार में एक तेज जादुई रोशनी चमकी और जोरदार धमाका हुआ। गैंडोल्फ वहां पहुंच चुका था। धमाके से आधे गॉब्लिन्स दूर जा गिरे और गैंडोल्फ ने अपनी तलवार से बॉनो की जंजीरें काटते हुए सबको हथियार उठाने और भागने का इशारा किया। अब गॉब्लिन्स और बॉनो के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों पक्ष लकड़ी के तंग पुलों और झूलते रास्तों पर लड़ते हुए नीचे की तरफ भागते रहे। आखिरकार खुद गॉब्लिन किंग उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, लेकिन गैंडोल्फ ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसका पेट चीर दिया। उसके गिरते ही बॉने एक बड़े लकड़ी के तख्ते पर सवार होकर खाई की तरफ फिसल गए और कई सुरंगों से बचते बचाते आखिरकार मिस्टी माउंटेन्स के दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे पहुंचने में कामयाब हो गए। सब हांफते हुए एक दूसरे को गिनने लगे। तभी गैंडोल्फ को एहसास हुआ कि उनके साथ हॉबिट मौजूद नहीं है। ठीक उसी वक्त पेड़ों के पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। बिल्बो ने अपनी अंगूठी उतार दी और सबके सामने आ गया, जिससे राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन यह सुकून बहुत देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि ठीक उसी पल पहाड़ी की चोटी से एक खौफनाक वार्ग की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी और जब सबने ऊपर देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। पहाड़ी की चोटी पर एक विशालकाय बर्फ जैसे सफेद वार्ग पर सवार एक ऐसा ऑर्क खड़ा था जिसका एक हाथ नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक नुकीला लोहे का खंजर लगा हुआ था। यह अजॉग था, वहीं जिसे थोरिन सालों पहले मरा हुआ समझ बैठा था। थोरिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हैरानी और सदमे से जड़ हो गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अजानुल बिजार की जंग में उसने खुद अजॉग का बाजू काटकर उसे मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन अजॉग सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपने वार्ग सवारों को इशारा किया कि इन बॉनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए और इनका मांस भेड़ियों के आगे फेंक दिया जाए। बॉनों के पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी, क्योंकि वे एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे खड़े थे। गैंडोल्फ के कहने पर सबने आनन फानन में वहां मौजूद ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। अजॉग के जंगली वॉग्स ने पेड़ों को चारों तरफ से घेर लिया और अपने नुकीले दांतों से तनों को कुतरना शुरू कर दिया। एक एक करके पेड़ गिरने लगे, यहाँ तक कि सारे बौने आखिरी बचे हुए पेड़ पर सिमट आए, जो खाई के बिल्कुल किनारे पर झुका हुआ था। मौत अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। ऐसे नाजुक पल में गैंडोल्फ ने एक तरकीब आजमाई। उसने पेड़ पर लगे बड़े बड़े पाइन शंकु तोड़े और अपनी जादुई लाठी की आग से उन्हें सुलगाकर नीचे वॉग्स और ऑक्स पर फेंकना शुरू कर दिया। बॉनो ने भी उसका साथ दिया और देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई, जिससे वॉग्स डर के मारे पीछे हटने लगे। मगर पेड़ का तना अब बुरी तरह टूट चुका था और किसी भी पल खाई में गिर सकता था। अपने साथियों को इस बेबसी में देखकर थोरिन का सब्र जवाब दे गया। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा ढाल की तरह उठाया और अकेला ही तलवार लेकर अजॉग की तरफ बढ़ चला। दोनों के बीच एक खूनी मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन थोरिन पहले ही थकान से चूर था और अजॉग की ताकत के आगे ज्यादा देर टिक
नहीं पाया। अजॉग के वार्ग ने उसे जमीन पर पटक दिया और अजॉग ने अपने भारी हथियार से ऐसा वार किया कि थोरिन बेहोश होकर गिर पड़ा। अजॉग ने अपने एक ऑर्क को उसका सिर काटने का हुक्म दिया। ठीक उसी पल जब वह ऑर्क आगे बढ़ा, झाड़ियों से एक छोटा सा साया निकलकर उस पर टूट पड़ा। यह बिल्बो बैगिंस था, जिस हॉबिट को कभी तलवार पकड़नी भी नहीं आती थी। उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी छोटी तलवार उस ऑर्क के सीने में उतार दी। यह देखकर बौने दंग रह गए। बिल्बो अकेला थोरिन के बेहोश शरीर के आगे डटकर खड़ा हो गया और अपनी तलवार लहराते हुए वार्ग्स को पीछे धकेलने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। बौने ऑर्क्स के सामने बुरी तरह पिस रहे थे। तभी अचानक आसमान से तेज हवा का झोंका उठा। गैंडोल्फ ने एक जादुई पतंगे के जरिए मिडिल अर्थ के विशाल और ताकतवर ईगल्स को मदद के लिए बुला लिया था। दर्जनों विशालकाय ईगल्स आसमान से किसी तूफान की तरह उतरे, अपने पंजों से ऑक्स और वॉग्स को उठाकर गहरी खाइयों में फेंकने लगे। एक ईगल ने बड़ी सावधानी से बेहोश थोरिन को अपने पंजों में उठा लिया, जबकि बाकी बौनों गैंडोल्फ और बिल्बो को अपनी पीठ पर बिठाकर उस आग के जहन्नुम से दूर आसमान में उड़ चले। नीचे खड़ा अजॉग गुस्से से चीखता रह गया, क्योंकि उसका शिकार एक बार फिर उसके हाथों से फिसल चुका था। ईगल्स सबको लेकर मिस्टी माउंटेन से बहुत दूर एक ऊंची और सुरक्षित चट्टान पर उतरे। यहाँ थोरिन को होश आया और जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले बिल्बो की तरफ देखा। कुछ पल पहले तक जिस हॉबिट पर उसे रत्ती भर भरोसा नहीं था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। थोरिन का नजरिया उस पल पूरी तरह बदल गया और उसने बिल्बो को गले लगाकर अपनी गलती स्वीकार की। जब सब चट्टान के किनारे खड़े होकर पूरब की तरफ देखने लगे तो बहुत दूर बादलों के पार उन्हें अपना खोया हुआ घर लोनली माउंटेन साफ नजर आया, जहां उनका सोना और उनकी बादशाहत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस उम्मीद भरे नजारे के ठीक उलट कहानी हमें एक बार फिर उसी अंधेरी पहाड़ के अंदर ले जाती है, जहां सोने के विशाल ढेर के नीचे कुछ हिलता है। धीरे धीरे एक बहुत बड़ी पीली और खौफनाक आंख खुलती है। सदियों से सोया हुआ स्मॉग ड्रैगन जाग चुका है और उसे उन घुसपैठियों की गंध आनी शुरू हो गई है जो उसका खजाना छीनने आ रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस कहानी का यह हिस्सा यहीं थम जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का अगला पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।